ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश। तो देखो बुक चल रही थी हमारी फ्लेमिंगो, और फ्लेमिंगो के अंदर अभी तक हमने काफी सारे चैप्टर कर लिए। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि ट्वेल्थ क्लास की इंग्लिश में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दोनों बुकों के अंदर जितने भी चैप्टर है, दोनों बुकों के चैप्टर की स्टोरीज हमें बहुत कुछ सिखाती है जीवन में। और अब जो चैप्टर है उसका नाम है इंडिगो। इंडिगो को हिंदी में बोलते हैं नील। नील, नील होता है ना, कपड़ों पर नील लगाया जाता है, वही वाला नील। और इस नील की खेती की जाती है। मजदूर लोग, किसान लोग क्या करते हैं, इस नील की खेती करते हैं। तो ये चैप्टर रिलेटेड है गांधी जी से। गांधी जी यहाँ पर कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। वैसे भी उन्होंने बहुत झंडे गाड़े हैं अपने समय में, एक झंडा ये भी है, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है कि जो गांधी जी थे उन्होंने चंपारण में रहने वाले किसानों को कैसे आजाद कराया ब्रिटिश के कानूनों से। अब जरा इस स्टोरी का एक 2 मिनट का छोटा सा इंट्रोडक्शन सुनना। मैं ये चैप्टर प्रॉपर समझाऊंगा। पहले तो तुम्हारे पास कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स है, तुम देख सकते हो जो नोट्स तुम्हें मिला हुआ है उस नोट्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स। इसका मतलब ये है कि इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद तुम्हें चैप्टर के बारे में कम से कम 80% 70% नॉलेज हो जाएगी। ध्यान से सुनो मेरी बात को। इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद सिर्फ कितनी परसेंट नॉलेज होगी, 70 और 80%। लेकिन जब हम इस चैप्टर की कंप्लीट समरी पढ़ेंगे तो समरी पढ़ने के बाद तुम्हें 100% नॉलेज हो जाएगी। अब मुद्दे की बात यह कि मैं पहले क्यों इंट्रोडक्टरी पॉइंट बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनो। ये चैप्टर है रियल। गांधी जी ने चंपारण में रहने वाले लोगों को कैसे आजाद कराया था उस कानून से, और वो कानून क्या था, ये चैप्टर रियल है। रियलिटी के बेस पर ये चैप्टर है। गांधी जी के वहां के मूवमेंट के बारे में बताया गया है। तो दूसरी चीज ये है कि ये चैप्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और लेंथी भी है। ये चैप्टर अच्छा खासा लेंथी है। तुम देख सकते हो मैंने तुम्हें इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स दिए हैं, और इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स भी 2 पेज पर आए हैं। सोचो समरी कितनी बड़ी होगी इसकी, है ना। लेकिन इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। अगर हम इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स को समझ लेंगे और सुन लेंगे और देख लेंगे तो हमें समरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन करेंगे फिर भी। हालांकि बिना समरी के भी काम चल जाएगा अगर हम इन पॉइंट्स को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं और सुनते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैं इन पॉइंट्स को बाद में एक्सप्लेन कराऊंगा। पहले छोटा सा 2 मिनट का रफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इस चैप्टर के बारे में। छोटा सा रफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इस चैप्टर के बारे में। तो गांधी जी अपने काम के सिलसिले में लखनऊ आए हुए थे। लखनऊ देखा है, इंडिया के अंदर एक छोटी सी जगह है, राज्य लखनऊ। तो लखनऊ अधिवेशन में वो आए हुए थे, कुछ काम वगैरह होगा गांधी जी को। लेकिन वहीं पर एक किसान आया हुआ था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। क्या नाम था उसका, राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला बहुत परेशान था और वो जानता था कि मेरे गांव में जितने भी किसान हैं, ध्यान से सुनो, राजकुमार शुक्ला चंपारण से आया था। राजकुमार शुक्ला कहां से आया था, चंपारण से आया था, लखनऊ में आया था। और लखनऊ में आया जब वो राजकुमार शुक्ला को किसी ने बताया एक काम करो, तुम्हारे साथ ये जो गलत होता है ना, तुम्हारे किसानों के साथ जो ये गलत होता है, तुम एक बार गांधी जी से मिल लो। गांधी जी सर पे बाल भले ही ना हो लेकिन टेक्निकल बंदा है गांधी, तुम्हारी सारी परेशानियों को झट से हल कर देगा। तो तुम एक काम करो, गांधी जी से मिल लो। किसी ने उसको बताया राजकुमार शुक्ला को। तो राजकुमार शुक्ला बिल्कुल सीधा बंदा है मेरी तरह, उसकी बातों में आ गया कि चलो ठीक है मैं गांधी जी से मिल लेता हूं, मुझे क्या जा रहा है, मैं डरता हूं गांधी जी से मिलने में, तो मैं मिल लेता हूं। तो वो गांधी जी से मिलने की दरख्वास्त करता है। भाई गांधी जी फेमस इंसान है, आज भी फेमस है, कल भी फेमस थे, वो फेमस ही रहेंगे। बताओ हम कुछ नहीं कर पा रहे, वो टकला बिना बाल के फेमस हो गया। खैर, तो बहुत पॉपुलर है और बहुत ही ज्यादा बिजी इंसान है, तो इसकी मुलाकात नहीं हो पाई, लखनऊ में इसकी मुलाकात नहीं हो पाई। और तो वो उसका पीछा करता रहा। अभी मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, 2 मिनट का, पूरी कहानी नहीं सुना रहा। तो पीछा करते 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 एक दिन उसकी मुलाकात होती है। भाई मैं तुम्हें देखकर बता देता हूं जगह, कलकत्ता।
जहां जहां पर गांधी जी जा रहा था वहां वहां पर कौन जा रहा था? राजकुमार शुक्ला, क्योंकि राजकुमार शुक्ला मेहनती इंसान था। राजकुमार शुक्ला पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन मेहनती था, लगन से काम करने वाला व्यक्ति था और एक मेहनती किसान था। तो गांधी जी ने देखा यार ये मैं जहां जहां पर जाता हूं ये मुझसे मिलने के लिए हर बार आ जाता है, एक काम करता हूं इसको टाइम दे ही देता हूं। तो जैसे तैसे करके राजकुमार शुक्ला की मुलाकात हो जाती है गांधी जी से और वो कानपुर के आसपास उससे मिलते हैं, कलकत्ता में मिलते हैं और इसी प्रकार सारी मुश्किलों का वर्णन वो करता है राजकुमार शुक्ला गांधी के सामने। गांधी कहता है चलो ठीक है मैं तुम्हारे गांव चलूंगा। हालांकि गांधी जी ने इससे पहले कभी चंपारण का नाम तक नहीं सुना था कि चंपारण कहां पर है, चंपारण गांव कहां पर है। लेकिन राजकुमार शुक्ला की सारी परेशानियां सुनी और गांधी जी ने सुना कि वहां के किसान कितनी बड़ी मुसीबत में पड़े हुए हैं, तो गांधी जी को एहसास हुआ कि मुझे इसके साथ चलना चाहिए। तो राजकुमार शुक्ला को वो टाइम दे देते हैं कि ऐसे ऐसे तुम मुझे वहां से मिल जाना और मैं इस तरह से तुम्हारे साथ चलूंगा। तो जब वो गांव में जाएंगे और गांव में जाकर सारी परेशानियों का हल निकालेंगे, परेशानियों को जानेंगे, मुलाकात करेंगे, वकीलों से मुलाकात करेंगे, सुपरिटेंडेंट से बात करेंगे और बहुत कुछ करने के बाद आखिरकार किसानों को और अंग्रेजों के बीच में समझौता करवा देंगे और उनकी परेशानी क्या हो जाएगी? हल। तो ये सारी परेशानी कैसे हल होएगी और गांधी जी को इस मामले में क्या क्या दिक्कत आएगी? क्योंकि गरीबों की मदद करना, किसी जरूरतमंद की मदद करना ये गांधी जी की स्पेशलिटी है, गांधी जी की विशेषता है, वो सबकी मदद करते हैं। लेकिन तुम्हें मालूम है आज के समय में किसी भी गरीब इंसान की मदद करो, किसी भी जरूरतमंद की मदद करो तो इतना आसान नहीं होता है मदद करना, 100 परेशानियां बीच में आती हैं। लेकिन गांधी जी कोई हल्के इंसान नहीं है भाई, उनके पतलेपन पे मत जाओ, उनके टकलेपन पे मत जाओ, है ना। बंदे में दिमाग बहुत था तो कुछ ना कुछ करके वो जुगाड़ पेल देंगे। ठीक है, खैर हमें क्या करना, हमने तो पेला नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें बातें समझ में आ गई होंगी कि इस चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। गांधी जी है, चंपारण के किसान हैं, उन किसानों के साथ कुछ गलत हो रहा है, अभी मैंने ये नहीं बताया क्या गलत हो रहा है, और जो गलत हो रहा है इसकी परेशानी को कौन हल करेंगे? गांधी जी। हल करते समय उन्हें बहुत दिक्कत आएंगी, उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, उन्हें जाने की आदत है, कोई बड़ी बात नहीं है गांधी जी के लिए जेल जाना, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर गांधी जी की बायोग्राफी पढ़ो तो तुम पढ़कर देखना इनकी आधे से ज्यादा जिंदगी जेल में ही निकली है। ठीक है, तो बंदा कमाल का है ना। तो पढ़ते हैं भाई इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स, इससे तुम्हें अब काफी लिंक मिल गया है, अब तुम्हें ये कहानी समझने में बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा काम। स्टार्ट करते हैं, मुझे देखते रहोगे अपने नोट्स में। देखो फर्स्ट पॉइंट देखो, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, भाई इसी कहानी की बात कर रहे हैं, अपने बच्चों की कहानी की बात थोड़ी ना कर रहे हैं। इन दिस स्टोरी लुइस, ये चैप्टर का लेखक है जिसने ये कहानी लिखी। पता है हुआ क्या? लुइस फिशर, इसका नाम क्या है? लुइस फिशर। ऊपर देखो लिखा हुआ है पूरा नाम, बाय लुइस फिशर। तो लुइस फिशर की मुलाकात गांधी जी से होती है, तो गांधी जी सारी बात बताते हैं लुइस फिशर को। लुइस फिशर को पसंद आई, उसने क्या करा? ये चैप्टर लिख दिया। उसने क्या करा? ये चैप्टर लिख दिया। ना ये लुइस फिशर गांधी से मिलता, ना ही गांधी जी इसको सारी बात बताते, और ना ही लुइस फिशर ये चैप्टर लिखता, और ना ही हमें 12th क्लास की इंग्लिश में पढ़ना पड़ता। तो गलती इस लुइस फिशर की है, गलती इस लुइस फिशर की है, इसको पकड़ के मारो अगर जिंदा हो तो। इन दिस स्टोरी लुइस डिस्क्राइब्स गांधी स्ट्रगल फॉर द पुअर पीजेंट्स ऑफ चंपारण। इस कहानी में लुइस ने गांधी के संघर्ष के बारे में बताया है। स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। उसने गांधी का स्ट्रगल यहां पर समझाया है कि किस तरह से गरीब किसानों की मदद करी। पीजेंट्स का मतलब होता है फार्मर या किसान। तो चंपारण में रहने वाले जितने भी गरीब किसान थे उनकी किस प्रकार मदद करी थी गांधी ने, क्या क्या स्ट्रगल करा, तो वो सारी बातें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलेंगी। हु वर द शेयर क्रॉपर्स, जो कि क्या थे? शेयर क्रॉपर्स थे। चंपारण में रहने वाले किसानों को क्या बोला जाता था? शेयर क्रॉपर्स। क्यों? अब सुनो ध्यान से, क्यों उन्हें शेयर क्रॉपर्स बोला जाता था? शेयर क्रॉपर्स उन्हें कहते हैं, मान लो अपनी लैंड पर वो गेहूं की खेती करते हैं, अपनी भूमि पर किस चीज की खेती करते हैं? गेहूं की। और अंग्रेज लोग क्या करते थे? यूं कहते थे कि चलो खेती करो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने पास रख लेना अपने गुजारे के लिए, बाकी सारा का सारा हमें दे देना।
कोई बात है ये? फ्री में, वो भी पैसों में नहीं, फ्री में। यूं कहते थे अंग्रेज लोग, ये जमीनें हमारी है, तुम खेती करो, हम मना नहीं कर रहे खेती करने के लिए, खेती करो, अपने लिए थोड़ा बहुत रख लो, बाकी का सारा हमें दे दो। गलत है ना? ये किसानों के साथ गलत हो रहा था, और इस समझौते को खत्म करने के लिए कौन उतरेंगे बीच में? वही गांधी। तुम्हारे बस की नहीं है, तुम नहीं उतरना, है ना? पिट पिटा के आ जाओगे, खामे कोई फायदा होगा नहीं, तुमसे पढ़ाई तक तो होती नहीं, इनको आजाद कराओगे तुम। तो चंपारण के रहने वाले जो किसान लोग थे, उनको क्या करना पड़ता था? उन्हें अपनी शेयर क्रॉप करनी पड़ती थी, है ना? जितनी भी क्रॉप्स थी उनकी शेयर करनी पड़ती थी। किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। और शेयर क्या करते थे? अपने लिए जरा सा रखते थे, सारा का सारा कौन ले जाया करते थे? अंग्रेज। विद द ब्रिटिश प्लांटर्स। In 1942, the author Louis Fisher went to see Gandhi सेवाग्राम in India। तो 1942 में लुइस फिशर मिलता है गांधी जी से, कहां पर? सेवाग्राम में। तभी गांधी ने सारी बातें बताई थी और उसने ये चैप्टर लिख दिया। महात्मा गांधी वेंट टू लखनऊ। महात्मा गांधी लखनऊ गए थे टू अटेंड द नेशनल कांग्रेस कन्वेंशन इन 1970। अब यहां पे आएगा राजकुमार शुक्ला। कौन आएगा यहां पर? राजकुमार शुक्ला। बार बार राजकुमार शुक्ला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर वही है, राजकुमार शुक्ला। पेपर में क्वेश्चन आता है कि राजकुमार शुक्ला ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, आखिरकार वो गांधी को अपने साथ चंपारण लेकर गया। लॉन्ग क्वेश्चन लिखिए, इससे राजकुमार शुक्ला का कैरेक्टर पता चलता है। पता है बहुत परेशान रहा था ये, एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य, तब जाके इसकी मुलाकात गांधी जी से हुई थी। इतनी आसान नहीं थी। और एक दिन तो ये सारा दिन इंतजार करता रहा, खड़ा रहा धूप में, और जब तक गांधी जी नहीं आए तब तक ये बंदा खड़ा रहा। और होता ना कोई मेरी जगह, मैं तो हार मान लेता, मैं तो डर के भाग गया था, यार धूप में खड़ा रहूं, बता गोरी स्किन काली नहीं हो जाएगी? तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो काले ही हो। तो महात्मा गांधी लखनऊ गए हुए थे नेशनल कांग्रेस में, और हम यहां पर आकर कौन आएगा? राजकुमार शुक्ला। देखो कितना बढ़िया नाम है, राजकुमार, है ना? लेकिन ये किसान है बेचारा, गरीब। गरीब समझते हो ना? मेरी तरह। सेकंड पॉइंट देखते हैं। राजकुमार शुक्ला अ पुअर शेयर क्रॉपर। राजकुमार शुक्ला जो कि एक गरीब बटाईदार था। शेयर क्रॉपर का मतलब होता है बटाईदार। इसका मतलब ये होता है जो अपनी फसल को बांटता है, और किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। नाम के लिए बांटता है, अपने लिए तो थोड़ा सा ही रखते हैं, ये सारा उन्हें दे देते हैं, इसे कोई बांटना कहते हैं? ये तो वही बात हो गई, सारी मेहनत हमने करी, हमें इतना सा टुकड़ा मिला, पूरी रोटी कौन खा गए? तुम खा गए, और क्या मैं खा गया? अ पुअर शेयर क्रॉपर फ्रॉम चंपारण विशिंग टू मीट गांधी जी। उसकी इच्छा थी गांधी जी से मिलने की, क्योंकि वो जानता था ये बंदा पतला जरूर है लेकिन मेरी समस्या को हल कर देगा, ये बंदा टकला जरूर है लेकिन इस बंदे में दिमाग बहुत है, मेरी समस्या को हल कर देगा। तो वो गांधी जी से चेप हो रहा था बेमतलब में। राजकुमार शुक्ला इलिटरेट, वो अशिक्षित था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल ही अनपढ़ था, मूर्ख था। मूर्ख समझते हो ना? अनपढ़ तुम्हारी तरह। बट रिसोल्यूट, रिसोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ निश्चयी। एक बार ठान लिया तो ठान लिया, करके रहूंगा, ये रहूंगी, बिल्कुल मेरी तरह। तो रिसोल्यूट था, बिल्कुल दृढ़ निश्चयी था मेरी तरह, और अनपढ़ था तुम्हारी तरह। हैंस फॉलोड गांधी जी, और वो गांधी जी को फॉलो करता रहा, मतलब गांधी जी का पीछा करता रहा। जहां जहां पर गांधी, वहां वहां पर शुक्ला। लखनऊ गया, कानपुर गया। अब तुम्हें ये कानपुर की स्पेलिंग गलत लग रही होगी, CANPORE। तो ध्यान से सुनो, कानपुर की अब स्पेलिंग हो गई है KANPUR, कानपुर। पहले कानपुर की स्पेलिंग ऐसे ही लिखते थे, CAWN, है ना? ये भी सही है, वो भी सही है, KN वाली, ठीक है, दोनों ही ठीक है। तो वो कानपुर गया, अहमदाबाद गया, कलकत्ता गया, पटना गया, मुजफ्फरपुर गया, और फाइनली कहां पर लेकर गया वो गांधी जी को? चंपारण में, अपने गांव में लेकर वहां पर मार दिया। मजाक कर रहा हूं, मारा नहीं, वो तो समस्या हल करने आए थे, टकले की टकला जो है मतलब गांधी जी समस्या हल करने आए थे, उसको क्यों मारेंगे भाई गांधी जी को? तो ध्यान से सुनो, गांधी जी लखनऊ गए, कानपुर गए, अहमदाबाद गए, लेकिन फाइनली कलकत्ता में राजकुमार शुक्ला इन्हें मिल लेगा, क्योंकि गांधी जी को एहसास हो जाएगा कि यार ये बंदा मुझे लखनऊ में भी मिला था, ये बंदा मुझे कानपुर में भी मिला,
ये बंदा मुझे अहमदाबाद में भी मिला, ये बंदा मुझे कलकत्ता में भी मिल गया, इसे टाइम दे ही देता हूं। तो वो इसको टाइम दे देंगे कलकत्ता के लिए कि ऐसे ऐसे मेरी कोई मीटिंग वगैरह है, गांधी जी बोलेंगे ऐसे ऐसे मेरी कोई मीटिंग वगैरह है, तुम मुझे उससे मुझे वहां पे आके मिल लो। तो कलकत्ता में मुलाकात फाइनली इनकी हो जाएगी। और कलकत्ता के बाद राजकुमार शुक्ला गांधी जी को कहां पर लेकर जाएगा? पहले लेकर जाएगा पटना, पटना से आगे पड़ता है मुजफ्फरपुर, और फिर आएगा तुम्हारा चंपारण। फिर क्या आएगा भाई तुम्हारा? चंपा। चंपा समझते हो ना? चंपा तो लड़की होती है भाई। चंपारण, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अब वो परेशानी यहां पर बताएगा कि क्या है परेशानी। परेशानी यही है कि पहले से ही जो नीति चली आ रही है ना, कि किसान लोग अंग्रेजों को अपनी फसल देते थे, किसान लोग अंग्रेजों को अपनी क्या देते थे? फसल। तो राजकुमार शुक्ला गांधी जी को बताएगा कि ये पहले से परंपरा चली आ रही है और हमें इससे आजादी दिलवाओ, अब हमें अपनी फसल नहीं देनी है। जब उनकी जमीनें थी, अब थोड़ी ना है उनकी जमीनें, लेकिन तुम्हें मालूम है अंग्रेज लोग इतनी आसानी से मानते नहीं है। वो तो अभी भी क्या चले आ रहे थे, हमें भी दो फसल, हमें भी फसल दो। और मुख्य खेती किस चीज की होती थी? नील की खेती होती थी, नील की। और तुम्हें मालूम नहीं है शायद, इंडिगो एक बहुत ही बड़े लेवल पर कमर्शियल प्रोडक्ट है, बहुत बड़े लेवल पर इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है, इंडिगो को, नील को। तो वो कहते थे कि तुम नील बनाओ, लेकिन सारा का सारा नील हमें देना शुरू कर दो, अपने जरूरत के लिए थोड़ा बहुत रख लो बस। और ये बात राजकुमार शुक्ला को और दूसरे किसानों को बिल्कुल पसंद नहीं आई। भाई पसंद ही किसको आएगी? मेहनत सारी हम करें और फायदा कौन ले जाए? अंग्रेज लोग। बहुत चालू, इतने भी अंग्रेज नहीं है। अब जरा थर्ड पॉइंट देखते हैं। अब वो अपनी समस्या बताएगा गांधी जी को। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट, अरेंजमेंट का मतलब होता है समझौता, और एंशिएंट का मतलब होता है पुराना। मतलब पहले से ही पुराना समझौता चला आ रहा था अंग्रेजों और किसानों के बीच में। और क्या था समझौता? यही था समझौता, मेहनत किसान करेंगे और फायदा कौन उठाएंगे? अंग्रेज। अंडर एन एंशिएंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स। उसने बताया कि चंपारण के जितने भी किसान हैं वो सारे के सारे क्या हैं? शेयर क्रॉपर्स हैं, बटाईदार हैं। बटाईदार मतलब उन्हें अपनी फसल बांटनी पड़ती है। गांधी हैड टू गो द कानपुर, फिर गांधी जी कानपुर गए, एंड ऑल्सो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, और दूसरे भागों में गए इंडिया के। द शेयर क्रॉपर हैड टू वेट फॉर मंथ गांधी एट द फिक्स प्लेस इन कलकत्ता। शेयर क्रॉपर को इंतजार करना पड़ा, मतलब राजकुमार शुक्ला को, राजकुमार शुक्ला को इंतजार करना पड़ा एक निर्धारित स्थान पर। ये गांधी ने बताया था कि तुम मुझे ना कलकत्ता में यहां पर मिलना, मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा और मुझे वहां से अपने गांव लेकर चलना, ठीक है। तो शेयर क्रॉपर को बोल दिया था गांधी जी ने ये बात, राजकुमार शुक्ला को ये बात बता दी थी कि तुम ऐसे ऐसे कलकत्ता में मुझसे मिल लो, मैं वहां पर आने वाला हूं कुछ दिनों के बाद, और तुम मुझे वहां से लेकर अपने चंपारण गांव में लेकर चलना, ठीक है। तो ये बंदा इतना पक्का इरादे वाला इंसान है, पता है बहुत टाइम लग गया था गांधी को कलकत्ता आने में, लेकिन ये बंदा वहां से हिला तक नहीं। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, वहां पर इंतजार करता रहा गांधी जी का, कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। जो राजकुमार शुक्ला था वो एक नंबर का पागल इंसान था, गांधी के चक्कर में पड़ा हुआ है। किसी ढंग के इंसान से मदद मांग ली होती तो बहुत कुछ हो जाता उसका, लेकिन वो क्या करे, लाचार है बंदा राजकुमार शुक्ला, क्योंकि उसको गांधी के अलावा कोई और मिल ही नहीं रहा। तो मजबूरी में तो हर किसी को माननी पड़ती है बात। तो वो इंतजार करता रहा बेवकूफों की तरह, एक नंबर का मूर्ख इंसान था। कलकत्ता में वो इंतजार करता रहा, लेकिन गांधी जी ने उसे धोखा नहीं दिया। आजकल हर कोई धोखा दे देता है, लेकिन गांधी जी ऐसे नहीं है। सर पे बाल भले ही ना हो, लेकिन मन में विश्वास बहुत है उनके। तो गांधी जी आखिरकार उससे मिले। गांधी जी को एहसास हुआ वाकई में यार बड़ा ईमानदार बंदा है, मेरा इंतजार करता रहा, बहुत ही बढ़िया। आजकल टकले को कौन पूछता है वैसे भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 4th पॉइंट से। देर शुक्ला लेड गांधी टू लोअर राजेंद्र प्रसाद हाउस। तो शुक्ला वहां से गांधी जी को लेकर गया, और सबसे पहले उसने गांधी जी की मुलाकात किससे करवाई? राजेंद्र प्रसाद से। ये वहां के वकालत का काम कर रहे थे, ये वकील थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? एक जाने माने उस समय की क्या थे? वकील थे, जो कि किसानों की तरफ से पैरवी करते थे। किसकी तरफ से पैरवी करते थे? किसानों की तरफ से। तो सबसे पहले राजकुमार शुक्ला गांधी जी को किससे मिलवाने लेकर गया? डॉक्टर प्रसाद से। ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो आने वाले समय में भारत के राष्ट्रपति बने थे। Who later became president of the कांग्रेस पार्टी। देखो आइए ना, जो कि कांग्रेस पार्टी के क्या बने थे? प्रेसिडेंट। एंड ऑल्सो फ्री इंडिया, और जब देश आजाद हो गया था तो आज स्वतंत्र भारत के भी ये राष्ट्रपति रहे। बहुत ही बढ़िया थे भाई, कमाल के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम पटना गांधी वेंट टू मुजफ्फरपुर। यहां पर क्या हुआ? वो पटना से मुजफ्फरपुर गए टू गेट मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन, और भी ज्यादा पूरी जानकारी लाने के लिए, पूरी की पूरी जानकारी इकट्ठी करने के लिए गांधी जी पटना से कहां पर गए? मुजफ्फरपुर गए। अबाउट कंडीशंस ऑफ शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे, मतलब जो बटाईदार थे, जो अपनी फसल बांटते थे, उनकी स्थिति के बारे में जानने के लिए वो कहां पर गए? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर पटना से आगे जाने वाली जगह का नाम है, ठीक है, एक छोटा सा क्षेत्र है मुजफ्फरपुर। फिफ्थ पॉइंट, द न्यूज ऑफ गांधी अराइवल एंड ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली। पूरे मुजफ्फरपुर में, पूरे चंपारण में ये न्यूज बहुत तेजी से फैल गई कि एक गांधी नाम का बंदा है जो हमारी मुश्किलों का सामना करने के लिए, हमारी मुश्किलों को खत्म करने के लिए हमारे गांव में आया हुआ है। तो तेजी से ये वायरल होने लगी न्यूज, और सबको पता चल गया कि एक गांधी नाम का बंदा है जो हमें हमारी मुश्किलों से बचाने के लिए आया है। द न्यूज ऑफ गांधी अराइवल एंड ऑफ हिज मिशन। गांधी के आने की न्यूज और उसका जो मिशन था, गांधी का जो मिशन था, मतलब किस वजह से वो आया था, उसके आने की वजह, वो दोनों ही चीजें पूरे मुजफ्फरपुर में तेजी से फैल गई चंपारण तक। फ्रॉम मुजफ्फरपुर टू चंपारण। गांधी स्कोल्डेड द, फिर क्या हुआ? फिर गांधी ने क्या करा? सारे लॉयर्स को बुलवाया, वहां पर जितने भी वकील थे सारे वकीलों को बुलवाया जो कि किसानों की मदद करने के लिए आते थे, लेकिन वो किसानों से महंगी महंगी क्या लेते थे? फीस लेते थे। बताओ, एक तो गरीब किसान है, ऊपर से वो उनसे फीस और वसूल कर रहे हैं। ये वकीलों की अच्छी बात है? नहीं। लेकिन क्या करे, वकालत का काम ही ऐसी होता है, फ्री में तो करेंगे नहीं भाई वकील, उन्हें भी अपना घर चलाना है, ठीक है। तो वो उनसे, किसानों से बड़ी बड़ी क्या लेते थे? फीस लेते थे। तो गांधी को ये बात पसंद नहीं आई। भाई तुम्हें मालूम है गांधी कैसे इंसान है? गरीबों की मदद करने वाले इंसान है, मुझ जैसे की मदद करते हैं गांधी जी, गरीबों की, ठीक है। तो गांधी जी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि वो गरीब किसानों से इतनी महंगी, इतनी हाई फीस चार्ज कर रहे थे। तो गांधी जी ने धुतकारा, गांधी जी ने वहां के वकीलों को डांटा, स्कोल्ड करा। देखो क्या लिखा हुआ है, गांधी स्कोल्डेड द लॉयर्स फॉर चार्जिंग बिग फीस फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। गांधी ने डांटा वकीलों को फॉर चार्जिंग बिग फीस, कि वो इस तरह से बड़ी बड़ी फीसें चार्ज कर रहे थे फॉर द शेयर क्रॉपर्स। किससे? शेयर क्रॉपर्स से, जो कि गलत बात है। वो बेचारे तो वैसे ही गरीब किसान थे, उनसे क्यों इतनी फीस ले रहे हैं, है ना। चलो फीस लेनी ही तो लो, लेकिन इतनी महंगी और इतनी ज्यादा फीस क्यों लेते हैं? ठीक है, तो थोड़ी सी कम भी तो ले सकते हैं ना। तो इस वजह से गांधी जी को थोड़ा सा ज्यादा गुस्सा आया और वहां के वकीलों की रेल बना दी। किसने? गांधी ने। ये गांधी नहीं है, आंधी है। ही आस्क लॉयर टू स्टॉप गोइंग टू कोर्ट टेकिंग सच केसेस। गांधी जी ने बोला कि जब तक तुम खुद एकजुट नहीं होगे, किसानों से बोला। अब देखो गांधी क्या खेल करेंगे। गांधी शरीर में कुछ नहीं है, सर पर भी बाल नहीं है इसके, गांधी के, लेकिन बंदे के अंदर नीतियां कूट कूट के भरी पड़ी हैं, एक से एक नीति। ऐसी ऐसी पॉलिसी बनाएगा, ये इसी की तो करामत है जिसकी वजह से आज हम आजाद बैठे हुए हैं। गांधी जी की तो करामत थी, और किसकी थी? ठीक है, मतलब शरीर में कुछ नहीं है लेकिन दिमाग ऐसा भरपूर दे रखा। अब इन्होंने एक बात बोली वहां के किसानों से और वकीलों से कि हमें वकीलों की जरूरत ही नहीं है। ये जो मुद्दा है कि तुम्हारी अनाज का या तुम्हारी फसल का
सारा हिस्सा कौन ले लेते हैं? अंग्रेज लोग ले लेते हैं। अगर तुम्हें इस मुद्दे से बचना है, अगर तुम्हें इस समझौते को खत्म करना है, अगर तुम्हें अंग्रेजों की जमीनें वापस लेनी है, तो इसके लिए तुम्हें वकालत की कोई जरूरत नहीं है, वकीलों की कोई जरूरत नहीं है, और इन केसेस के लिए तुम्हें कोर्ट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। कोर्ट वाले सिवाय अपनी फीस चार्ज करेंगे और हमारी कोई मदद नहीं करेंगे। यही तो हो रहा था वहां के किसानों के साथ, यही तो हो रहा था कि वहां के किसानों से बड़ी बड़ी फीसें चार्ज करते थे वकील, और किसानों की मदद हो नहीं पा रही थी। तो गांधी जी तुरंत समझ गए कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहले तो उन्होंने यही बोला कि हमें कोर्ट जाना छोड़ देना चाहिए। जब तक हम अपनी ताकत को एकजुट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने मानसिक संतुलन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, जब तक हम खुद की मदद नहीं करेंगे। हमें पहले खुद की मदद करनी पड़ेगी, तब दूसरा बंदा हमारी मदद करेगा। तो इन्होंने क्या बोला देखो, ही आस्क लॉयर टू स्टॉप गोइंग टू कोर्ट टेकिंग सच केसेस। इन्होंने लॉयर को धुतकारा या लॉयर्स को कहा कि वो कोर्ट में जाना छोड़ दे इस तरह के मुद्दों के लिए। ये जो मुद्दे हैं, ये जो केसेस हैं, इन केसेस को कोर्ट में ले जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कोर्ट में जाकर गरीब किसान कुछ नहीं कर सकते। गरीब किसान क्या कर लेगा भाई कोर्ट में? वकालत में क्या लड़ाई कर लेगा कोर्ट में एक गरीब किसान, है ना? तो किसानों का कोई फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। महंगे महंगी फीस चार्ज होती रहेगी, समय बर्बाद होता रहेगा, और किसानों की समस्या कभी भी हल नहीं होने वाली। यह समस्या तो तभी हल होएगी जब अंग्रेजों और किसानों के बीच में आपसी बातचीत की जाए। तो देखना अब ये कैसे अलग करेंगे। 6th पॉइंट, द मोस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग लैंड ऑफ चंपारण वर ओन्ड बाय इंग्लिशमैन। वहां का जितना भी कल्टीवेटेड एरिया था, मतलब जितनी भी जमीन ऐसी थी जिस पर खेती होती थी, ज्यादातर जमीन किसके हिस्से में थी? अंग्रेजों के हिस्से में। देखो क्या लिखा हुआ है, ज्यादातर जमीन, मतलब मोस्ट ऑफ द कल्टीवेटेड लैंड ऑफ चंपारण। चंपारण की अधिकतर जमीनें किसने खरीद रखी थी? अंग्रेजों ने, अंग्रेज आदमियों ने। आफ्टर अराइविंग इन चंपारण, जब वो चंपारण आए, कौन? गांधी। गांधी बिगेन टू कलेक्ट मोर फैक्ट्स। तो गांधी और भी ज्यादा बातों को इकट्ठा करने लगे, मतलब इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगे। फैक्ट्स का मतलब होता है जानकारी, फैक्ट्स का मतलब होता है जानकारी। तो उन्होंने सोचा अगर चंपारण के किसानों की समस्या को हल करना है, तो पहले इनकी समस्या को गहराई से जानना पड़ेगा कि ये समस्या कहां से पैदा हुई, तभी इस समस्या को निपटाया जा सकता है, वरना इनकी समस्या कभी नहीं निपटने वाली। और कोर्ट में जाके तो बिल्कुल नहीं निपटने वाली। दिन निकलते रहेंगे, पैसे खर्च होते रहेंगे, लेकिन इनकी ये समस्या चलती रहेगी। ये गांधी जी बात समझ चुके थे। तो उन्होंने चंपारण में आकर और सच्चाई का पता लगाने की कोशिश करी और जानकारी इकट्ठी करी। He went to a house which he used as his headquarter. वो एक घर में गए, वो खाली था, और उन्होंने वहां पर रहे गांधी, और उन्होंने उसको कैसे इस्तेमाल करा? हेडक्वार्टर के तौर पर। मतलब कि उन्होंने उस घर को अपना क्वार्टर, ये चंपारण के अंदर एक घर था, वहीं पर इनको ये घर दे दिया गया था गांधी जी को, और गांधी जी ने उस घर का इस्तेमाल करा था एक हेडक्वार्टर के तौर पर। मतलब वहीं पर रहकर वो अपनी सारी जानकारी को इकट्ठा कर रहे थे। किसी भी किसान को अगर कोई नॉलेज या कोई इंफॉर्मेशन देनी होती थी, तो वो गांधी जी को इसी कमरे में आकर मिल लिया करते थे। गांधी जी सभी लोगों को यहीं पर बुलाते थे, सारे काम यहीं पे कर रहे थे। वो उनका क्या बन चुका था? हेडक्वार्टर, एक तरीके से ऑफिस। ऑफिस समझते हो ना? फॉर मेकिंग हिज इन्वेस्टिगेशन, तो वो अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन यहीं पर करते थे। 7th पॉइंट, गांधी हैड नॉट गॉन फॉर व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर्स कम। अब हेडक्वार्टर की तरह ये चंपारण में काम तो कर रहे थे, तो मुझे बताओ, एक बाहर का अनजान व्यक्ति तुम्हारे गांव में आकर उस समस्या को निपटाने की कोशिश कर रहा है, तो वहां के पुलिस वाले, वहां के सुपरिंटेंडेंट, वहां की गवर्नमेंट को ये बात पसंद आएगी? नहीं आएगी। और रही बात, जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, जब कोई भी इंसान, जरूरी नहीं है सिर्फ गांधी,
जब कोई भी इंसान किसी के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है या अच्छा कर रहा होता है तो वो बात तो बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो ही गांधी जी के साथ हुआ। तो गांधी जी को सरकारी नोटिस मिलेगा और इन पर उंगली भी उठाई जाएगी। अब देखते क्या। तो हुआ क्या, इनको नोटिस मिला था हाजिरी देने का सुपरिटेंडेंट के पास, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। बहुत ही बढ़िया भाई, गांधी है। गांधी हैड नॉट गॉन फॉर व्हेन द पुलिस सुपरिटेंडेंट मैसेंजर्स केम। तो जब सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर संदेशवाहक आता है उन्हें बुलाने के लिए तो वो मना कर देते हैं, वो उसके साथ नहीं जाते हैं। ऑल नाइट, सारी रात गांधी डिड नॉट स्लीप। पूरी रात गांधी जी सोए नहीं भाई। टेंशन वाली बात है, एक तो इन्होंने मना कर दिया, दूसरी चीज ये कि चंपारण की मुसीबत को खत्म भी करना है जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो ये पूरी रात सोए नहीं और ये जानते थे अगले दिन मेरे खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ बातचीत होगी। इन्होंने क्या करा, वहां के सारे बड़े बड़े वकीलों को बुला लिया। पूरे गांव, नीति वाले बंदे हैं भाई, हल्के में मत लो। उनके कमजोर पने पर, उनके टकलेपन पे मत जाओ, दिमाग बहुत है। उन्होंने रातों रात दुनिया भर के वकील बुला लिए, बड़े बड़े वकील बुला लिए। गांधी जी को जानते था हर कोई, एक कॉल करने की देर है। वहां के सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए क्योंकि ये जानते थे कि मैंने सुपरिंटेंडेंट को मना करा है कि मैं नहीं आ रहा, तो सुपरिंटेंडेंट अगले दिन छोड़ेगा नहीं मुझे। इन्होंने रात ही रात दुनिया भर के वकील, बड़े बड़े वकालत वाले और वहां के सारे गांव वाले लोगों को इकट्ठा कर लिया। ऑल नाइट गांधी डिड नॉट स्लीप, सारी रात गांधी सोए नहीं। देखो ये कहानी है इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स के थ्रू। मैंने तुम्हें इस चैप्टर से रिलेटेड क्या दे रखे हैं, इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स दे रखे हैं। ध्यान से सुनो, ये कहानी बहुत बड़ी है। पहले क्या है, मैंने तुम्हें इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स दिए हैं 13-14, है ना, जो भी है, मतलब 12-13 वो पॉइंट्स मैंने दिए हैं। अगर ये पॉइंट्स तुम्हें समझ में आ रहे हैं ना, हल्के फुल्के, मैं ये नहीं कह रहा पूरे समझ में आ रहे होंगे, पूरे समझ में आ रहे हैं अच्छी बात है, हल्के फुल्के समझ में आ रहे हैं। जब ये पॉइंट्स हल्के फुल्के समझ में आ जाएंगे ना, उसके बाद जब हम समरी करेंगे तो समरी तुम्हें प्रॉपर समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि 80% स्टोरी तुम्हारी पहले ही किसके थ्रू हो चुकी है, इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स के थ्रू। इसलिए इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स को ध्यान से सुनो और समझो। इस चैप्टर को हिस्ट्री से लिया गया है और ये रियल चैप्टर है, और अगर इसको तरीके से नहीं समझा तो परेशानी हो जाएगी। तो अभी तक हम पहुंच चुके हैं कि गांधी जी चंपारण में आए, राजकुमार शुक्ला इन्हें लेकर आया था और ये उनकी समस्या का हल करने के लिए हर तरह की कोशिश कर रहे हैं। ये एक घर में रहते हैं जो कि इनका हेडक्वार्टर बन चुका है, लेकिन पुलिस वालों को ये बात पसंद नहीं आ रही है। पुलिस वालों ने इन्हें मिलने के लिए बुलाया था, इन्होंने मना कर दिया। अब ये पूरी रात परेशान है। यहां तक हम कहानी में पहुंच चुके हैं। Gandhi protested against the delay. He read a statement pleading guilty of involving a conflict of duty. तो देखो क्या हुआ, इनको ना एक नोटिस मिला था गांधी को, और नोटिस पर लिखा हुआ था कि इनको हाजिरी देनी है। लेकिन देखो हिम्मत, देखो गांधी जी की, हाजिरी तो दूर की बात है, हाजिरी तो दूर की बात है, इन्होंने उस पर साइन करा और ये बोल दिया कि मैं इस कानून का उल्लंघन करूंगा, मैं इस लॉ को तोड़ूंगा। अब जरा सोचो, पसंद आएगी किसी भी कानून वाले को ये बात? नहीं ना। और गांधी तो हमेशा ऐसे काम करते आए, गांधी तो हमेशा ऐसा काम करते आए हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका क्या उखाड़ लेगा कोई, सर पे बाल है नहीं, सर भी नहीं पकड़ सकते इनका तो डायरेक्ट। तो अब हम करेंगे इस कहानी का 8 पॉइंट इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स चल रहे हैं, 8 पॉइंट पर हम आ चुके हैं। ठीक है, तो देखो इनको बुलवाया जाएगा गांधी जी को। अब मुझे बताओ, गांधी जी वहां पर उनकी समस्या को हल करने आए थे, ना कि किसी कानून को तोड़ने। गांधी जी यहां पर किसानों को उस समझौते से आजादी दिलाने आए थे, ना कि किसी पुलिस वाले के कानून को, किसी सुपरिंटेंडेंट को धूल चटाने, ना ही किसी का बुरा करने। तो उन्होंने ये लिखा था ना कि मैं कानून को तोड़ूंगा, मैं नहीं आ रहा, उन्होंने सिर्फ इस वजह से लिखा था क्योंकि उस समय गांधी जी की सबसे ज्यादा जरूरत चंपारण के गांव में थी, किसानों को पुलिस वाले के दफ्तर में। इसलिए उन्होंने ये मना करा था कि मैं नहीं आऊंगा, मैं इस कानून को तोड़ूंगा, ना कि इसलिए कि वो कानून को
ठेस पहुंचाना चाहते थे। तो उन्होंने यही सारी बातें किसको बताई? सुपरिटेंडेंट को बताई। सुपरिटेंडेंट को ये बात पसंद आई कि चलो ठीक है, इस बंदे के मन में ये भावना नहीं है कि ये लॉ को तोड़ना चाहता है। उन्होंने कहा कि मैंने इसलिए ये कानून तोड़ने की बात नहीं करी थी कि मैं लॉ को तोड़ना चाहता था, मैं उसको ठेस पहुंचाना चाहता था। ये मैंने अपनी मन की आवाज को सुनकर करा था कि मेरे मन ने जो कहा वो मैंने करा। तो देखो 8 पॉइंट में अब इन्होंने रातों रात दुनिया भर के लोग बुलवा लिए गांधी जी ने, क्योंकि ये जानते थे अगले दिन मेरे ऊपर उंगली उठेगी जो हरकत मैंने करी है। तो देखो किस किस को बुलाया। राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस समय के जाने माने क्या थे? वकालत करने वाले व्यक्ति थे, लॉयर थे, ठीक है। और जो कि आने वाले समय के क्या बने थे? प्रेसिडेंट। ब्रिज किशोर बाबू, ये भी बहुत जबरदस्त लॉयर थे। मौलाना मजारुल हक, पता नहीं कैसे कैसे नाम आ रहे हैं भाई। एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, और दूसरे जाने माने लॉयर्स को बुलवाया गया। किसने? गांधी ने। गांधी की एक कॉल करने की देर थी और यहां पर ढेर लग गया वकीलों का। अभी तो गांधी को किसी ने पकड़ा भी नहीं था, गांधी ने पहले इतने वकील बुला लिए। वैल्यू समझ रहे हो गांधी जी की? हल्के में मतलब उनको। केम देयर फ्रॉम बिहार, तो सब बिहार से आकर खड़े हो गए। द लॉयर्स रियलाइज्ड दो गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर एंड ही वॉज रेडी टू गो टू जेल। अब वकीलों को एहसास हुआ, जितने भी वहां पर वकील थे सबको एहसास हुआ कि यार ये जो गांधी जी है ये तो अजनबी है, ना तो ये इस गांव के रहने वाले, ना ही किसान इनको जानते हैं, ना ही किसान इनके कुछ लगते हैं। फिर भी गांधी इन गरीब किसानों के लिए, फिर भी गांधी इन लोगों के लिए जेल जाने को तैयार है, तो हम क्या इन किसानों के लिए कुछ ना करें? तब जाके वकीलों के मन में एक बात जगी कि हम इन किसानों की मदद करेंगे, और वो भी बिना फीस के करेंगे। देखा गांधी ने कैसे उनके नेतृत्व को बदला। गांधी एक अजनबी थे, लेकिन वो फिर भी कितनी जबरदस्त मदद कर रहे थे इन किसानों की, और जेल तक जाने के लिए तैयार थे। कोई फर्क नहीं पड़ता गांधी को जेल जाने से, क्योंकि इनकी आधी जिंदगी किस में निकली है? जेल में ही निकली है भाई, और कहां निकलती है? जितने भी क्रांतिकारी होते हैं, जितने भी देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, उनकी जिंदगी कहां निकलती हैं? जेल में ही निकलती है। ठीक है, तो अच्छी बात है, जेल में निकले, हमारा क्या जा रहा है। द लॉयर्स, तो लॉयर्स को एहसास हुआ कि गांधी जो है पूरी तरह से अजनबी है, वो टोटली अ स्ट्रेंजर, येट ही वॉज रेडी टू गो टू जेल, और वो फिर भी जेल जाने के लिए तैयार है। 9th पॉइंट, आफ्टर सेवरल डेज, कुछ दिनों बाद या कई दिनों बाद, है ना, आफ्टर सेवरल डेज गांधी रिसीव्ड अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। अब गांधी को एक ऑर्डर मिलता है, नोटिस है बेसिकली। अब मैं तुम्हें एक शब्द बता देता हूं, यहां पर वर्ड आएगा सम्मन। 9th पॉइंट की तीसरी लाइन में देखो एक वर्ड लिखा हुआ है सम्मन। जब कोर्ट के द्वारा, वकीलों के द्वारा किसी को बुलवाया जाता है और वो मना कर देता है, तो फाइनल नोटिस देती है गवर्नमेंट कि शराफत से आ जाओ वरना हमें बुलाना आता है। समझ रहे हो ना इसका मतलब? उसे कहते हैं सम्मन। सम्मन एक ऐसा नोटिस होता है जिसका मिलना एक बेइज्जती होती है। तो गांधी को सम्मन मिलता है, क्यों? क्योंकि गांधी को पहले कोर्ट में बुलाया जा चुका था, लेकिन इन्होंने हर बार मना कर दिया था, और एंड में अब क्या दिया गया था? इनको सम्मन दिया गया था, लेकिन इन्होंने सम्मन कर जाना पड़ेगा। आफ्टर सेवरल डेज गांधी रिसीव्ड अ रिटन ऑर्डर, एक लिखा हुआ आदेश मिलता है फ्रॉम मजिस्ट्रेट। गांधी एंड अदर लॉयर्स स्टार्टेड अ थोरो इंक्वायरी इनटू फार्मर्स ग्रीवेंसेस। गांधी और जितने भी वकील थे सबके सब इंक्वायरी कर रहे थे, गहरी जांच पड़ताल कर रहे थे कि किसानों की पीड़ा क्या है, आखिर किसानों के दुख की वजह क्या है। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है दुख की वजह। इन जून, अब जून का महीना आ गया है, गांधी वॉज समन्ड बाय एलजी एडवर्ड गेट। तो इस बंदे ने इनको सम्मन दिया था। गांधी हैड 4 लॉन्ग इंटरव्यूज, 4 बैठक हुई, बातचीत हुई गांधी के और इसके बीच में जिसने सम्मन दिया था, क्योंकि सम्मन है भाई, गांधी क्या कोई भी मना नहीं कर सकता सम्मन को, है ना। अगर सम्मन को भी मना कर दिया जाए, सम्मन पहली बात तो ये होता है एक आखिरी नोटिस होता है कोर्ट की तरफ से, इसको इंकार नहीं करना चाहिए। जब भी किसी व्यक्ति को सम्मन मिले, एक होता है लीगल नोटिस, कोर्ट में आने की हाजिरी देना, ठीक है,
उसको मना करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट एंड में क्या देगी? सम्मन देगी। उसके बाद वो कुछ नहीं देगी, उसके बाद वो अच्छे से लेगी, फिर हालत खराब कर देगी मतलब। तो इनको सम्मन मिला था, इन्हें जाना पड़ा, और कितनी बैठक हुई? 4 बैठक एलजी के साथ। एलजी यहां पर लाइफ गुड कंपनी नहीं है, यहां पर एलजी उसका नाम है। द कमीशन ऑफ इंक्वायरी फाउंड बिग एविडेंस, कमीशन बिठाया गया, कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई और काफी बड़े बड़े सबूत मिले अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ। लैंडलॉर्ड कौन थे उस समय? अंग्रेज थे। बताओ, चंपारण की आधे से ज्यादा भूमि किसने ले रखी थी? अंग्रेजों ने ले रखी थी, और उनके खिलाफ बड़े बड़े क्या मिले? सबूत मिले। फॉर गांधी द रिफंड अमाउंट, और अंग्रेज मान गए थे कि हम रिफंड देंगे, तो रिफंड दे दिया गया था, लेकिन गांधी जी को रिफंड रास नहीं आ रहा था, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि इनकी जमीन इन्हें वापस मिले, ना कि रिफंड मिले। सीधी सी बात है भाई, है ना? रिफंड से क्या होता है? जमीनें मिले, तो वो चाहते थे कि इन्हें इनकी जमीनें सरेंडर करनी पड़े, लेकिन उन्होंने जमीनें तो सरेंडर नहीं करी। खैर, कुल मिलाकर जो वहां के किसान लोग थे, उनकी मुश्किलें आधे से ज्यादा खत्म हो गई। एंड में कुछ ना कुछ निपटारा हो ही गया था। जब हम प्रॉपर समरी पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी बातें पता चल जाएंगी, ठीक है? तो देखो 11th पॉइंट, गांधी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद लार्ज पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन हुआ था, ये जो हल हुआ इस समस्या का, गांधी ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं थे, वो ज्यादा संतुष्ट नहीं थे। द चंपारण एपिसोड बिकेम अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी लाइफ। तो ये जो चंपारण वाला एपिसोड था, जिससे पहले वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग ले रहे थे गांधी जी, तो ये वाला समय, ये वाला एपिसोड चंपारण वाला, उनके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। मतलब यहां से इनकी लाइफ में परिवर्तन आया, एक बड़ा परिवर्तन। और वो क्या था? वो तुम हिस्ट्री में ढूंढो, मैं क्यों बताऊं, ना मुझे पता। देखो, पूरी कहानी समझ ली, अब कुछ कैरेक्टर्स है ना, तो देखो समरी बाकी है ना, क्योंकि तो देखो अब हमें इस चैप्टर के बारे में कम से कम 80% नॉलेज हो गई है, और रही बात 20% नॉलेज की, 20% नॉलेज होगी समरी से, ठीक है? क्योंकि कुछ एक दो पॉइंट ऐसे हैं जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स में नहीं आ पाए। इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स में मैंने कुछ खास बातें डाली हैं, बस कुछ खास बातें। तो देखो कैरेक्टर कौन कौन है, एक दो ही खास खास कैरेक्टर है इस चैप्टर के। राजकुमार शुक्ला, जो कि एक शेयर क्रॉपर है, यही तो मिलता है ना गांधी से जाके कलकत्ता में। चार्ल्स फ्री एंड्रयू, अ फॉलोवर ऑफ गांधी, ये गांधी का चहेता है, इसी ने बताया था राजकुमार शुक्ला को कि वहां पर जाकर उनसे मिलो। कस्तूरबा, ये तो मैं मालूम है, गांधी की बीवी है। देवदास, यंगेस्ट सन ऑफ गांधी, ये गांधी का छोटा लड़का है।